हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी है जिसका नाम, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। पेज नंबर 200 से है क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक वो पाथवे होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है, उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या हो सकता है? इसके अंदर हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, स्विचिंग डिवाइसेस जिसमें हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल, बैटरी हो सकते हैं ये, डेट आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर्स। ये सब किससे कनेक्टेड होंगे? कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। जैसा कि आपको पता होगा जो यूनिट है हमारे करंट को मापने की वो क्या है? एम्पियर है। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है यूनिट ऑफ करंट को। तो एम्पियर को डिफाइन करना है, मतलब आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर क्या होगा? करंट किसके थ्रू मापा जाता है? एम्पियर के थ्रू। क्यों किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्जेस को। कुलाम में मापते हैं हम चार्ज को। टाइम किसके थ्रू मापते हैं हम? सेकंड के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में 1 सेकंड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 करंट एम्पियर फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देखिए क्या है आपका इसको सोल्व करने का तरीका। Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। कितना चार्ज लेना है आपको? 1 कूलम ऑफ चार्ज। निकालने क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपको N फाइंड आउट करना है। और E क्या है आपका? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है आपको N निकालना है। तो N क्या हो जाएगा आपका? Q/E। Q कितना है आपका? 1 है। 1 वैल्यू रखी हुई है यहाँ पे, डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे आप रख देंगे इसको, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और इसको सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 6.25 × 10⁻18। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ऊपर भी चार्ज है और नीचे भी क्या है? चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो कूलम से कूलम क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं यहाँ पे? 1 कूलम चार्ज के अंदर 6 × 10⁻18 अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 202 से, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना है तो आप क्या डिवाइस यूज करेंगे? जैसे कि आपको पता ही होगा सर्किट के अंदर हम क्या यूज करते हैं? सेल यूज कर सकते हैं या फिर बैटरी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया है तो क्या यूज कर सकते हैं? सेल यूज कर सकते हैं, पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं, बैटरी यूज कर सकते हैं। क्या करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए कंडक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? आप इससे क्या समझते हैं जब आपको बोला जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्टेज का है, तो क्या मतलब है इसका? तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का? V इज इक्वल टू W/Q। W क्या है यहाँ पे? वर्क। और Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। तो आपको देखिए क्या है, आपको 1 वोल्टेज को डिफाइन करना है। तो 1 वोल्टेज क्या होगा? जब आपका वर्क हो जाए 1 जूल और चार्ज हो जाए आपका 1 कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किसके इक्वल लिखा जाएगा? 1 वोल्टेज के इक्वल। तो इसको डिफाइन कैसे करें हम? When 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब 1 जूल वर्क की जरूरत पड़े 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे कंडक्टर के अंदर जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस का 2 पॉइंट्स में, वो कितना है? 1 वोल्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्टेज बैटरी। आपको यहाँ पे बताना है एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी। क्या निकालना आपको यहाँ पे? एनर्जी। और एनर्जी और वर्क क्या होता है? सेम ही होता है। दोनों की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। मीन्स आपको एनर्जी बोल दिया जाए या वर्क बोल दिया जाए तो सेम ही होगा। आपको यहाँ पे आपको एनर्जी निकालनी है। तो कितना चार्ज फ्लो करवाना है आपको सर्किट के थ्रू? 1 कूलम चार्ज। तो आपको क्यू दे दिया है 1 कूलम। वर्क और एनर्जी आपको निकालना है। वोल्टेज आपको कितनी दी गई है? 6 वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया आपको 6 वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, चार्ज गिवन है, वर्क निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप?
V इज इक्वल टू W बाय Q। वर्क निकालना है तो V इंटू Q किसके इक्वल आ जाएगा, W के इक्वल आ जाएगा। V कितना है 6 है और Q कितना है 1 है आपका, तो वर्क कितना आ जाएगा आपका 6 जूल, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास वर्क की, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 209 से है ये क्वेश्चन आपका। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पे किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो एक तो मतलब आप यहाँ से समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, जो रेजिस्ट करती है करंट के फ्लो को। तो देखिए किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है यहाँ पे। फर्स्ट है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आप यहाँ से फॉर्मूले से चेक कर लेंगे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लगाएंगे रो एल बाय ए। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला जहाँ से आप फैक्टर्स को बता सकते हैं। तो फर्स्ट है रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के लेंथ। और दूसरा है एरिया, एरिया देखिए अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एरिया के ऊपर क्या है, इनवर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस का। तीसरा है आपका मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर से क्या मतलब है आपका, रजिस्टिविटी रो। अगर आपने सिल्वर की वायर ली है, कॉपर की वायर ली है, या गोल्ड की वायर ली है, या आयरन की वायर ली है, तो किसमें ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी किसमें ज़्यादा होगी, जिसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर को किस टेम्परेचर पे रखा गया है, उस फैक्टर के ऊपर भी आपका क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। तो इन सभी फैक्टर्स पे आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। आपको बोला गया आपके पास दो सर्किट है, एक है ये आपका सर्किट फर्स्ट सर्किट और दूसरा है आपका ये सर्किट। यहाँ पे जो वायर है उसको कैसा कर दिया गया है, थिक कर दिया गया है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है जो कंडक्टिविटी होगी वो किस में ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया है, यहाँ पे भी एमीटर लगा दिया है। तो एमीटर लगाने के बाद देखिए क्या होगा, जो करंट की रीडिंग मिलेगी हमें वो किस में ज़्यादा मिलेगी, इसके अंदर, जिसमें वायर को कैसा रखा गया है, मोटा रखा गया है, थिक रखा गया है। क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में ये बताया था मैंने, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ, ठीक है, जहाँ से करंट गुजरेगा वहाँ से एरिया ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। और रेजिस्टेंस का और करंट का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। रेजिस्टेंस बढ़ा इसका मतलब करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही आंसर करना है आपको कि अगर आपको मोटी वायर दी जाए और पतली वायर दी जाए तो उसमें से करंट ज़्यादा इजिली किस में फ्लो करेगा, मोटी वायर के अंदर से। Next question, let the resistance of electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of the former value. What change will occur in the current through it? यहाँ पे बोला गया आपको कि जो resistance है उसको constant रखा गया है और किस चीज़ को चेंज कर दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दिया गया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जाए तो करंट पे क्या असर होगा। देखिए आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो V है वो किसके इक्वल है, IR के इक्वल है। R को तो आपको कांस्टेंट रखना है, R को तो आपको चेंज करना ही नहीं है। तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बचा, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्होंने बोला है V को हाफ कर दिया जाए, V/2 कर दिया जाए तो I क्या होगा, I भी क्या हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। I भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा किया जाएगा करंट बढ़ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया जाएगा तो पर करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया गया है इसलिए करंट भी क्या हो गया, कम। कितना कम हुआ है, हाफ हो गया है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया गया है। Next question, why are coils of electric toaster and electric iron made of alloy rather than a pure metal? देखिए जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रिक आयरन होती हैं इनके अंदर जो कोयल्स लगी होती हैं, जो तारें लगी होती हैं वो एलॉय की बनी होती हैं प्योर मेटल के कंपैरिजन में। किस वजह से, देखिए जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कहीं ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। एक तो वो जल्दी से कोरोड नहीं होते, ख़राब नहीं होते हैं, और दूसरा जो हाई टेम्परेचर पे भी वो पिघलते नहीं हैं, मतलब वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं मेटल्स के कंपैरिजन में। और जो कोयल्स होती हैं आपकी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस की, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है एलॉयस बनाने के लिए
किसके कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, एक तो आपको ये बोलना है। दूसरा, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आपको टेबल से करना है। ये आपकी रेजिस्टिविटी की टेबल है। तो इसमें फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। बेटर कौन होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, वो बेटर कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे चेक कीजिए आयरन और मरकरी। एक तो आपको आयरन की बात की गई है, आयरन की रेजिस्टिविटी है 10.0 × 10⁻⁻8 और दूसरा है मरकरी, मरकरी की है 94.0 × 10⁻⁻8। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा आपसे कि ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कौन होगा, आयरन होगा या मरकरी होगा, आयरन होगा, क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, इनमें से इस पूरे टेबल को देख के बताना आपको कि कौन सा मटेरियल है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, सिल्वर की है। तो सिल्वर क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 213 से है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells, 2 voltage each, a 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and plug key all connected in the series। आपको ये सब चीज़ें दी गई हैं, बैटरी दी गई हैं, 3 सेल की बैटरी है, 2-2 वोल्टेज है हर एक सेल की। तो टोटल मिला के आपका यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया है, 6 वोल्टेज का। और जो रजिस्टर्स हैं वो 5 ओम के, 8 ओम के और 12 ओम के, 3 रजिस्टर अलग अलग दिए हैं आपको। इन तीनों को सीरीज में अरेंज करके आपको दिखाना है। तो देखिए कैसे है आपका ये सर्किट डायग्राम। ये है आपका सर्किट डायग्राम, ये आपका 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का रजिस्टर दिखा दिए गए हैं। ये आपकी 6 वोल्टेज की बैटरी है, की को स्विच ऑन कर दिया गया है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं करंट के फ्लो की डायरेक्शन। मींस इसमें आपको ये डायग्राम ही ड्रॉ करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। जो इससे अगला क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या करना है, रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट आपको रीड्रॉ करना है। आपको एक एमीटर रखना है जिसमें आपको करंट की रीडिंग नोटिस करनी है। और यहाँ से आपको जो रजिस्टर्स हैं और जो वोल्ट मीटर है वहाँ से आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रीडिंग आपको मापनी है। किसके थ्रू मापनी है आपको, 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, कितना उसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो करंट होता है सीरीज अरेंजमेंट के अंदर, करंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप इसमें से किसी भी रजिस्टर की बात कीजिए। और जो रेजिस्टेंस से आपको अगर वोल्टेज की वैल्यू चेक करनी है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक बार इसमें आप रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे सभी को जोड़ देंगे हम, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई है 25 ओम। यहाँ से एक तो आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, V = IR। आई आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R = I। V की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 वोल्ट है। और जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, टोटल किया था आपने 25 ओम। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी करंट की। तो क्या वैल्यू आई है करंट की, चेक कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे आएगी आपके पास वैल्यू 0.24 एम्पियर। अब आपको निकालना है यहाँ पे जो 12 ओम का जो आपका रजिस्टर है सर्किट के अंदर, उसके अंदर से जो वोल्टेज है वो कितनी जाएगी, वहाँ से आपके वोल्टेज चेक करनी है। तो देखिए आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है, V = I, R निकालना है आपको, V चेक करना है। तो I की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी 0.24 एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस इन्होंने स्पेशली बोला है, कितनी रेजिस्टेंस की आपको वोल्टेज निकालनी है, 12 ओम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 ओम, ओम आएगा यहाँ पे। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.88 वोल्टेज। तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी हमारे एमीटर की और वोल्ट मीटर की वो कुछ इस तरह से होगी। एमीटर रीडिंग शो करेगा 0.24 एम्पियर और वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा 2.88 वोल्टेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 216 से है। यहाँ पे आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। अगर कनेक्शन को कैसा कर दिया जाए, पैरेलल कर दिया जाए, तो पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आपके पास 3 रजिस्टर हो जाएंगे तो आप 1/R3 भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो R1 की वैल्यू आपको गिवन है, R2 की वैल्यू आपको गिवन है। नॉर्मली आपको क्या करना है, वैल्यूज को रख के एलसीएम लेके इस क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन करना है। जो टोटल वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी रेजिस्टेंस की, यहाँ पे अप्रोक्स 1 ओम। दूसरे क्वेश्चन में भी इस पार्ट में भी आपको यही करना है। R1 R2 R3 आपको गिवन है, वो वैल्यूज आपको पुट कर लेनी है और एलसीएम लेके आपको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो भी आपको आएगा 1 ओम के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड टू पैरेलल। यहाँ पे जो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं इनकी अरेंजमेंट कैसी है, पैरेलल है। वोल्टेज दे दिया गया आपको 220 वोल्टेज, इस सोर्स से ये कनेक्टेड है। तो आपको निकालना है यहाँ पे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that make as much current as all 3 appliances and what is the current through it। आपको बताया गया है यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू वो सेम सोर्स से कनेक्टेड है 220 वोल्टेज से, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी और उसका जो करंट है वो क्या होगा। सबसे पहले आपको आरपी निकाल लेना है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट। R1 R2 R3 आपको गिवन है, ये वैल्यू आप रख लेंगे। रखने के बाद एलसीएम ले लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल अरेंजमेंट में वो आ जाएगी आपके पास 31.25 ओम। उसके बाद आपको निकालना क्या है, V निकालना है, V आपको गिवन है, आपको I निकालना है। तो I देखिए क्या होगा आपके पास, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V/R। तो आपके पास क्या आ जाएगा, V की वैल्यू रखिए, R अभी फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू रखिए, सोल्व कर दीजिए और आपके पास आ जाएगी करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 7.04 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड देम इन सीरीज। क्या फायदा है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल अरेंजमेंट करने का बैटरी के साथ सीरीज के कंपैरिजन में। देखिए पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता। जैसे कि सीरीज में अगर हम अरेंजमेंट में लगाते हैं अप्लायंसेस को तो वहाँ पे जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है, बट के जाती है वोल्टेज अलग अलग कंपोनेंट्स के पास, इंस्ट्रूमेंट के पास। लेकिन यहाँ पे क्या है, वोल्टेज का कोई भी डिवीज़न नहीं होता। जितनी वोल्टेज आप सप्लाई करेंगे वो वोल्टेज क्या होगी सभी के पास, सभी अप्लायंसेस के पास सेम जाएगी। और आपको पता है जितनी V ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद उन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंसेस इज इक्वल टू द वोल्टेज सप्लाई एंड टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द पैरेलल। तो जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो वोल्टेज है वोल्टेज का डिवीजन क्या हो जाएगा, कोई यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा जैसे कि सीरीज अरेंजमेंट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स दिए गए हैं 2 ओम 3 ओम और 6 ओम का। आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है इस तरह से, सीरीज में कीजिए या पैरेलल कीजिए, किसी भी तरह से कीजिए। जो टोटल रेजिस्टेंस है एक बार तो वो 4 ओम आए और दूसरी बार जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसी आए, 1 ओम। देखिए अगर हम इनको सीरीज में अरेंज करेंगे तो सभी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 3 5 + 6 11 आ जाएगी। लेकिन हमें 11 ओम रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए यहाँ पे 4 ओम। तो हमें अरेंजमेंट सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म में करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है, 2 आपके रजिस्टर्स को क्या कर दिया गया है, पैरेलल अरेंजमेंट में कर दिया है 3 ओम और 6 ओम। और उसके बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल में उसकी जो अरेंजमेंट है नेक्स्ट रजिस्टर के साथ वो कैसे अरेंजमेंट में है, सीरीज में है। तो पहले इन 2 को सोल्व कीजिए आप, 1/3 + 1/6 यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने इनकी रजिस्टर्स की। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ गया 1/2, तो ये आ गया आपके पास 1/2 और उसके बाद है आपके पास 2। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2 में अगर हाफ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1/2।
ये आपने क्या किया है, यहाँ पे 1/2 नहीं रखना आपको वैल्यू, क्योंकि हमने 1/RP निकाला है, ये 1/2 आया है, तो हमें यहाँ से RP निकालना है। तो उल्टा कर देंगे हम, RP/1 इज इक्वल टू 2/1। तो RP कितना आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 आ गई है, और 2 आगे भी है हमारे पास। तो टोटल जो सीरीज अरेंजमेंट आने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, 2 + 2 4 ओम। तो देखिए आपको यही बताया गया आगे 4 ओम कैसे आया है, और आपको लेके आना है 1 ओम रेजिस्टेंस। तो 1 ओम कैसे आएगी, सभी की अरेंजमेंट पैरेलल में कर दीजिए। तो पैरेलल में देखिए करने के बाद क्या हुआ, 1/2 1/3 1/6 वैल्यूज रखी हमने, एलशियम ले लिया, एलशियम को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 6/6 आया, और उसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1 ओम। तो यही आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे। Next question, what is the highest and lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24 ohm। इन्होंने पूछा है यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस की और लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस की। 4 हमारे पास कोयल है, उनकी अलग अलग से सेपरेटली हमें रेजिस्टेंस दी गई है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो कब होती है, अगर सीरीज अरेंजमेंट की जाए, और लोवेस्ट कब होती है, अगर अरेंजमेंट को कैसा रखा जाए, पैरेलल। तो सोल्व कीजिए यहाँ पे पैरेलल और सीरीज को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाया गया है सीरीज अरेंजमेंट, सभी को जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद आपके पास वैल्यू आई है 48 ओम। और नेक्स्ट पार्ट में क्या किया गया है, यहाँ पे 1/RP निकाला गया है। तो RP निकालने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 ओम। तो देखिए लोएस्ट भी निकाल दी हमने और हाईएस्ट भी निकाल दी। लोएस्ट कब निकली है, जब अरेंजमेंट कैसी थी, पैरेलल। और लोएस्ट कब निकली है, जब अरेंजमेंट कैसी थी, पैरेलल। और हाईएस्ट कब निकली है, जब अरेंजमेंट कैसी थी हमारे पास, सीरीज अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 218 से है ये क्वेश्चन। वाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। जो कोड होती है इलेक्ट्रिक हीटर की, जो वायर लगाते हैं हम, एक तो वो वायर है जहाँ से कनेक्शन करते हैं हम हीटर तक, और दूसरी वायर जो हीटर के अंदर डली होती है। जो हीटर के अंदर वाली जो वायर डली होती है, जो कि क्या होती है, पतली सी वायर होती है, बार बार उसको मोड़ दिया जाता है, तो वो वायर क्या होती है, ग्लो करती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कोड वाली वायर है हीटर की, वो ग्लो नहीं करती, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। जो हीटर के तार होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, ऐसे मेटल्स के, ऐसे एलॉयज के बने होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि जब उनके अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रेड कलर की ग्लो देने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो कोड होती है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है, इसलिए वो कभी ग्लो नहीं करती। तो यही बताना था आपको यहाँ पे जूल हीटिंग लॉ के अकॉर्डिंग कि कौन सी चीज़ ग्लो करेगी और कौन सी चीज़ ग्लो नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको हीट जनरेटेड निकालनी है। तो हीट के लिए जूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, H = VIT। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 है। I क्या है, आपका करंट है। I को हम कैसे निकाल लेंगे, Q/T। Q कितना है, 96,000 कूलम्स है, और टाइम कितना आपका 1 आवर है। तो हम इसको लिख देंगे I को, I = 96,000 डिवाइड बाय 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी जाएंगी। यहाँ पे इसको कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 80/3। तो ये आ गया आपके पास करंट। तो करंट आ गया आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस है ही आपके पास, और टाइम कितना है, 1 आवर है। तो 1 आवर के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, 3600 सेकंड से। तो देखिए वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। H किसके इक्वल आएगा, H आएगा यहाँ पे, ये V की वैल्यू हो गई, ये I की वैल्यू हो गई, और ये T की वैल्यू हो गई। 3600 हो गया ना सेकंड में हमारा। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.8 × 10⁻⁶ जूल। Next question, an electric iron of resistance take a current of 5 ampere, calculate the heat develop in 30 second। यहाँ पे भी आपको हीट कैलकुलेट करनी है, सेम फॉर्मूला जो अभी आपने ऊपर अप्लाई किया था, H = VIT। तो V देखिए आपको यहाँ पे गिवन है, नहीं गिवन है तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। V = I, R से फाइंड आउट करेंगे आप। I क्या है, करंट कितना है, 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितनी है, 20 ओम। तो V कितना हो गया आपके पास, 100 वोल्ट।
V आ गया आपके पास 100 वोल्ट। I देखिए I गिवन ही है 5 एम्पियर और T कितना है 30 सेकेंड। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हो गया आपकी V की वैल्यू, ये होगी I की वैल्यू और ये होगी आपके T की वैल्यू। और आंसर आपका हीट है तो किस में आएगा यहाँ पे, जूल में, क्योंकि आपने एनर्जी फाइंड आउट किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। जो रेट होता है एनर्जी का, करंट का, उसको हम किस यूनिट से डिटरमाइन करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। And the rate at which energy is delivered by the current is the power of the appliances। अब कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है यहाँ पे appliances के थ्रू, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पावर ऑफ द appliances। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है, देखिए न्यूमेरिकल आपका ये, इलेक्ट्रिक मोटर्स टेक 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंजप्शन इन 2 आवर। हमें पावर निकालनी है मोटर की और एनर्जी कंजप्शन निकालना है। आपको पता होगा P = VI फॉर्मूला है हमारे पास, पावर निकालनी है, दूसरी आपको एनर्जी निकालनी है। तो आपके पास V की वैल्यू भी है, आपके पास I की वैल्यू भी है, तो पावर निकल गई इस मोटर की कितनी है, 1100 वॉट, तो ये आ गई पावर। दूसरा आपको निकालनी एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी किसके इक्वल होगी, देखिए P = पावर किसके इक्वल होती है, एनर्जी और वर्क बाय टाइम, एनर्जी और वर्क बाय टाइम, ये पावर है। तो हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, तो पावर इनटू टाइम क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। पावर अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, टाइम हमारे पास 2 आवर्स है ही, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा टाइम को सेकंड्स में बदल दिया गया है और फिर आपको जो एनर्जी की वैल्यू है वो किस में दिया गया है आंसर, यहाँ पे जूल में। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन।